नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है एनवीरा एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। और मैं संपत लीड आप सभी को राजस्थान कंप्यूटर शिक्षक भर्ती की तैयारी करवा रहा हूं। आगामी सूचना सहायक और प्रोग्रामर की जो भर्तियां हैं उसकी तैयारी भी आपको जो है इस चैनल पर देखने को मिल जाएगी। अभी हम जो है राजस्थान कंप्यूटर शिक्षक भर्ती के अंदर हमने कंप्यूटर का फंडामेंटल जो है क्लियर कर लिया था। उसके बाद में हमने कंप्यूटर के आर्किटेक्चर की जो सीरीज शुरू की थी वो भी हमारी समाप्त हो चुकी है। और अभी हम जो है डीबीएमएस की जो है सीरीज हमने स्टार्ट की है, जिसमें हमने 2 चैप्टर पढ़ लिए हैं। पहला चैप्टर हमने डीबीएमएस के इंट्रोडक्शन का देखा है, वाकई बहुत ही शानदार तरीके से आप सभी ने समझा है और समझाने की मैंने कोशिश भी की है। और इससे लास्ट यानी दूसरे चैप्टर के अंदर हमने फाइल सिस्टम वर्सेस डीबीएमएस के बारे में जाना था। ठीक है, तो दोनों वीडियो अगर आपने नहीं देखे तो आई बटन के ऊपर क्लिक करके आप जरूर देख लीजिएगा। चलिए, मैं अब आज का ये टॉपिक है अपना 2 टायर वर्सेस 3 टायर आर्किटेक्चर। इसको समझाने से पहले मैं कल का थोड़ा सा रिपीट कर देता हूं, जिससे आज का ये टॉपिक समझने में आपको ज्यादा हेल्प मिले। ठीक है ना। तो कल हमने फाइल सिस्टम वर्सेस डीबीएमएस के बारे में देखा था। फाइल सिस्टम वर्सेस डीबीएमएस के बारे में हमने देखा था। ठीक है ना, यानी डीबीएमएस और फाइल सिस्टम को यूज करने के अंदर कौन कौन से डिफरेंसेज हो सकते हैं। तो फाइल सिस्टम का मतलब क्या है, इसके अंदर जो फाइल सिस्टम के अंदर क्या है भाई, जो डेटा है आपका, जो डेटा है वो आपके फाइल्स के रूप में स्टोर होता है। किसमें? फाइल्स के रूप में। जबकि डीबीएमएस के अंदर जो डेटा होता है वो आपके क्लाइंट और सर्वर आर्किटेक्चर के रूप में स्टोर होता है। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर के रूप में स्टोर होता है। इसके अंदर देखा जाए तो अगर आप फाइल सिस्टम के थ्रू अगर किसी डेटा को एक्सेस करना चाह रहे हैं तो उसमें क्या होता है, जैसे ये फोल्डर है, इसके अंदर एक डेटा को प्राप्त करना है, यानी इस फाइल का एक डेटा प्राप्त करना है, तो वो एक डेटा नहीं आएगा। जब हम प्राप्त करेंगे पूरी की पूरी फाइल वहां आएगी। तो इससे क्या होगा, एक तो अननेसेसरी टाइम चला जाएगा आपका, दूसरा अननेसेसरी जो डेटा होगा, अनवांटेड डेटा, वो भी साथ में आएगा। और वो आएगा तो आपके कंप्यूटर के अंदर स्पेस ज्यादा जो है कवर करेगा, तो यहाँ पर आपकी प्रॉब्लम करेगा। जबकि डीबीएमएस के अंदर क्या होता था कि इसके अंदर जो डेटा चाहिए वो इस डेटा आपके सामने शो होता है, हम क्वेरी के माध्यम से जो एक्सेस करना चाहते हैं। उसके बाद हमने सिक्योरिटी का भी देखा था, जो आज इसमें आएगा। सिक्योरिटी का भी हमने देखा था कि फाइल सिस्टम के अंदर एक अगर जैसे कंप्यूटर के अंदर लॉगिन करने के बाद जो है कोई भी यूजर किसी भी ड्राइव में जाके किसी भी फोल्डर में जाके फाइल को क्लिक करके उसका डेटा देख सकता है। लेकिन इसके अंदर क्वेरीज होती है, ठीक है ना, जिससे क्या होता है कि आपका कोई भी डेटा जो होता है वो बहुत ज्यादा सिक्योर होता है डीबीएमएस के अंतर्गत। यानी इसके अंदर डेटा जो होता है वो हायरार्की बेस्ड में से होता है। जैसे एक जैसे मान लेते हैं हम कोई यूनिवर्सिटी है, उसके अंदर जैसे टीचर का अलग डेटा है, क्लाइंट जो आपके स्टूडेंट है उनका अलग है, एम्प्लॉयज का अलग है, तो ये सारे अलग अलग उसके अंदर भी वो सब कैटेगरी के अंदर बढ़ जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि हर कोई उस डेटा को एक्सेस नहीं कर पाता है। और उसके बाद मैंने इसके अंदर सर्चिंग के बारे में बोला था कि अगर हम इसमें डेटा सर्च करते हैं फाइल सिस्टम का यूज करके तो अपन को उसका मेटा डेटा चाहिए होता है, मतलब उसका नाम, फाइल का लोकेशन, ठीक है ना, और फाइल कहां पर स्टोर है, जो भी है डिटेल्स आपको चाहिए होती है। लेकिन इसके अंदर आप एक सिंपल क्वेरी की मदद से उस डेटा को एक्सेस कर सकते हो। इसके बाद हमने देखा था कि इसके अंदर एक ही समय में मल्टी ऑपरेशन नहीं हो सकते, जबकि इसके अंदर मल्टीपल ऑपरेशन हो सकते हैं। कैसे? इसमें एक टाइम या तो रीड होगा या राइट होगा, ठीक है ना। रीड राइट अगर दोनों टाइम में अगर एक ही फाइल पर या एक ही डेटा पर अलग अलग ऑपरेशन करने नहीं होगा, जबकि इसके अंदर हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर मल्टीपल यूजर लॉग इन कर सकते हैं, मल्टी यूजर लॉग इन कर सकते हैं, इसलिए ये मल्टी ऑपरेशन हो सकता है इसके अंदर। आगे देखेंगे यहां पर तो आपको इसके अंदर एक डुप्लीकेसी का भी पॉइंट आया था कल हमारे, यानी इसके अंदर जो डेटा होता है, ठीक है ना, तो वो डेटा डुप्लीकेट हो सकता है, फाइल नहीं हो सकता लेकिन डेटा डुप्लीकेट हो सकता है। तो ऐसा सिस्टम क्या, मतलब जैसे फाइल है, ये फाइल 1 है जिसके अंदर ये डेटा है 5 लाइंस का। अभी इसी डेटा को मैं डुप्लीकेट कर सकता हूं, ठीक है ना, लेकिन यहां पर इसका नाम जब मैं इसका 1 रखूंगा तो फाइल सिस्टम के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम यही देखता है कि ये फाइल नेम सेम तो नहीं, अगर है तो वहां पर एरर आ जाएगी। लेकिन अगर हम इसका नाम 1 या 2 रख दें तो यहां पर डेटा तो सेम है ना अंदर, तो डेटा तो कॉपी हो रहा है, उसको कैसे रोका जाएगा? तो वो डीबीएमएस के अंदर रोका जा सकता है। किसकी मदद से रोका जा सकता है भाई? कॉन्स्टेंट की मदद से। किसकी? कॉन्स्टेंट की मदद से हम उस डेटा की डुप्लीकेसी को रोका जा सकता है। कॉन्स्टेंट कौन कौन से? प्राइमरी की है, ठीक है ना, और आपकी यूनिक की है, इनका यूज करके हम जो है अपने डेटा की डुप्लीकेसी को बचा सकते हैं या किसी को डुप्लीकेट डेटा एंटर करने से रोक सकते हैं। चलिए, तो ये कल का अपना जो है टॉपिक था जिसको हमने शॉर्टली समझा है, ठीक है। और अब हम शुरू करते हैं 2 टायर वर्सेस 3 टायर आर्किटेक्चर को, यानी इसके अंदर डिफरेंसेस क्या है और ये काम कहां पर आता है। वैसे बेसिकली ये आपके कॉलेजेस के अंदर आपको होता है ना, थ्योरी बेस्ड पूरा का पूरा थ्योरी आता है, ठीक है ना, बहुत ही ज़्यादा नंबर में।
तो टायर का पहले अर्थ समझिए। टायर का मतलब होता है लेयर्स। क्या अर्थ होता है? टायर्स का मतलब होता है आपका, जैसे मैंने यहां पर ये लिखा 2 टायर 3 टायर जो भी, तो इस टायर का मतलब होता है भाई आपका लेयर, हमेशा ध्यान रखिएगा। यानी इसके अंदर कितनी लेयर है, 3 टायर के अंदर कितनी है। तो सिंपल सा यहां पर पहले समझ लीजिएगा, 2 टायर में 2 लेयर्स होती है, 3 टायर में आपके 3 लेयर्स होगी। कितनी? 3 लेयर। देखो इसमें 2 कैसे, एक लेयर तो ये होगी, एक लेयर ये हो गई। यानी एक क्लाइंट सर्वर, एक तो क्लाइंट लेयर होगी, एक सर्वर लेयर होगी। अब जिनको क्लाइंट या सर्वर के बारे में नहीं पता है पहले वो समझ लीजिए भाई, फिर मैं आगे इस टॉपिक को समझाता हूं। ये है आपका क्लाइंट और ये है आपका सर्वर। क्लाइंट का मतलब क्या है? अगर हम अपने जैसे इसको फिजिकली अगर मैं आपको समझाऊं ऐसे नॉर्मली, अपने नॉर्मल वर्ल्ड एग्जांपल के हिसाब से, तो क्लाइंट वह व्यक्ति होता है जो किसी भी डेटा को एक्सेस करने के लिए रिक्वेस्ट करता है। अब इसको टेक्निकल टर्म में अगर देखा जाए तो वह मशीन जिसके द्वारा डेटा को प्राप्त करने के लिए रिक्वेस्ट की जाती है, वह मशीन जिसके द्वारा डेटा को एक्सेस करने के लिए रिक्वेस्ट की जाती है, वो होता है क्लाइंट या क्लाइंट मशीन। सर्वर मशीन का मतलब क्या होता है, या सर्वर कौन होता है? यह वो मशीन होती है या यह वह व्यक्ति होता है जो रिक्वेस्ट किए गए डेटा पर ऑपरेशन करके उसका रिजल्ट देता है। जैसे मान लीजिए इसने ABC कोई फाइल है, उसको सर्च करने की कोशिश की, मतलब इंटरनेट की मदद से, तो इसने सर्वर पर सर्च किया। सर्वर मान लीजिए गूगल है, यूट्यूब है, जो भी है। मैं यहां पर एक एग्जांपल लेता हूं। आप अभी यूट्यूब विजिट कर रहे हो, आप अभी यूट्यूब चला रहे हैं, आप कल आए, परसों आए, जब भी आए, आपको जैसे आए और आपको जैसे मान लिया को क्लास देखनी है, जैसे मान लेता हूं मैं कि आपको मेरी क्लासेस देखनी है DBMS की, तो आप यहां पर क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे इस यूट्यूब के सर्च बॉक्स में DBMS क्लास बाय संपत सर। ठीक है, ये टैग यूज करते हैं आप सबसे ज्यादा। तो ये चीज आपने इस YouTube के सर्च बॉक्स में लिखी, तो सर्च कौन कर रहे हैं? आप कर रहे हैं। डेटा किसको चाहिए? आपको चाहिए। तो आप कौन है भाई? क्लाइंट है। अब आपको जो YouTube जो वो सर्च करके देगा, इसका रिजल्ट जितने भी मेरे वीडियो जाएंगे वो सारे दे देंगे आपको। तो वो जब देगा तो उसका रिजल्ट जो होगा वो आपके लिए क्या होगा भाई? सर्वर के थ्रू दिया जाएगा। किसके थ्रू? सर्वर के थ्रू दिया जाएगा। तो आपको समझ में आ चुका होगा क्लाइंट कौन होता है, सर्वर कौन होता है। ठीक है, ऐसे चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा एक आपको बता देता हूं कि अगर आपको किसी भी कंप्यूटर शिक्षक भर्ती के लिए अगर किसी भी टॉपिक के बारे में जानना है तो आप उस टॉपिक को लिखिए, आगे क्लास भाई मेरा नाम लिख दीजिए, आपको मिल जाएगा। ठीक है, छोटा सा प्रमोशन मिल गया आपको भी। चलिए अब मैं यहां पर टायर के बारे में, और इसको अब यहां पर समझते हैं हम। देखिए टायर का मतलब होता है लेयर। मतलब इसमें कितनी लेयर है भाई? एक लेयर ये है, ठीक है ना, ये फर्स्ट लेयर में जिसमें ये क्लाइंट्स बैठे हैं, ये है आपकी सेकेंड लेयर जिसके अंदर सर्वर है। अब होता क्या है कि ये क्लाइंट जो होता है इसके अंदर एक API होता है, इंटरफेस होता है, सभी के अंदर होता है, एक इंटरफेस होता है इसके अंदर। ये मान लीजिए मैं यहां पर मानता हूं कि ये एक इंटरफेस है, इसके अंदर भी एक इंटरफेस है, इसके अंदर भी एक इंटरफेस है। ठीक है, ये इंटरफेस क्या है भाई? देखो ये क्लाइंट है और ये सर्वर है, इनके बीच में कनेक्शन करने का काम कौन करता है भाई? ये यहां पर मैं लिख देता हूं, ये जो आपका इंटरफेस होगा, ये जो आपका इंटरफेस होगा वो काम क्या करेगा भाई? कनेक्शन का काम करेगा। यानी क्लाइंट और सर्वर को आपस में जोड़ने का काम कौन करेगा? इंटरफेस करेगा। API होता है इसके ऊपर। तो यहां पर सबसे पहले क्या होता है कि ये वर्किंग करने से पहले सबसे पहला काम जो होता है वो ये होता है कि इन दोनों के बीच में कनेक्शन करना। चलिए अब ये कनेक्शन हो गया इनके बीच में। अब कनेक्शन होने के बाद में क्या होता है कि इस API की मदद से जो डेटा होता है वो इससे प्राप्त किया जाता है, मतलब इससे प्राप्त करने के लिए रिक्वेस्ट की जाती है सर्वर को। सर्वर इस डेटा को फाइंड करके इसको भेज देता है। ठीक है ना। अब मैं इसको पहले अपने रियल लाइफ एग्जाम के हिसाब से बताता हूं। मान लीजिए आप किसी बैंक के अंदर गए, ठीक है, आप किसी बैंक के अंदर गए और वहां पर से आपको क्या कहें कि कुछ पैसे निकालने अपने अकाउंट से। तो आप क्या करते हैं, एक स्लिप लेते हैं वहां से विड्रॉल के लिए, और उसके अंदर जो भी आपकी डिटेल्स है वो आपने भरी, कितने पैसे चाहिए अमाउंट भरा और आपने दे दिया उसको, कैशियर को या कंप्यूटर ऑपरेटर जो भी है। अब क्या होता है कि आपने देखो वो फीस भरी उसके अंदर, फिर आपने किसको दिया? उसको कंप्यूटर ऑपरेटर या कैशियर जो भी है उसको आपने दिया। वो क्या करता है कि उस बैंक की जो साइट होती है या बैंक का जो भी उसके सामने सॉफ्टवेयर ओपन होता है, तो उस सॉफ्टवेयर के अंदर उससे जो डिटेल्स मांगी जाती है, जैसे नेम हो गया, ठीक है, और उसका जो भी सिटी हो गया, मान लिया उसका अकाउंट नंबर हो गया, ठीक है, और उसका अमाउंट हो गया, ये डिटेल्स वो भरता है इसके अंदर, और क्या करता है वो सबमिट या ओके बटन को प्रेस करता है।
यही होता है। तो ये जो उसके सामने ये जो स्क्रीन आ रही है इसको हम बोलते हैं इंटरफेस। क्या बोलते हैं भाई? इंटरफेस। क्लाइंट तो वो है लेकिन उसके साथ में कौन है? उसके पास इंटरफेस है जो इसको यहां से कनेक्ट करने में मदद करेगा। कोई भी एग्जांपल ले लो किसी भी बैंक का, XYZ कोई भी बैंक है। अब आप क्या करते हो कि उसको ले जाके देते हो स्लिप, जो भी आपने फिल किया डिटेल्स, वो क्या करेगा उस स्लिप के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट जो रिक्वायरमेंट है वो डेटा यहां पर इसके अंदर फिल करेगा और उसको करेगा सबमिट। तो जब मान लीजिए कि ये अभी इसके ऊपर है तो ये यहां पर बैठा है और इसने क्या क्या सबमिट किया, तो सबमिट करते क्या करेगा, इस बैंक का जो सर्वर सिस्टम है ये जाएगा वहां पर। अब मान लीजिए कि XYZ का यहां पर जो है ये सर्वर सिस्टम है, तो सर्वर के पास आएगा तो सर्वर क्या करेगा कि जो इसने अमाउंट मांगी है पहले अकाउंट नंबर को मैच करेगा, फिर इसके जो नेम है उसको मैच करेगा यहां पर, फिर इसके अंदर जो अमाउंट है उसको मैच करेगा। अब मान लीजिए इसके अकाउंट में 5,000 रुपए, इसने 3,000 रुपए निकालने की कोशिश किया, तो 3,000 रुपए यहां से जैसे ये है तो ये रिकॉर्ड इसको करके वापस इसको सेंड कर देगा, यानी सक्सेसफुली वहां से जो है ये डेटा जो है उसको वापस भेज देगा इंटरफेस पर, और इंटरफेस की मदद से वो देखकर फिर उसको पैसे दे देता है। तो ये काम क्लाइंट और इसके बीच में होता है। अब समझिए इसको टेक्निकल टर्म में कि ये टेक्निकली कैसे वर्क करता है। तो यहां पर देखिएगा, मैं वापस अब इसको समझाता हूं अच्छे से थोड़ा, कि जब भी आप इस इंटरफेस की मदद से कोई भी डेटा आपने, जैसे ये डेटा है आपने फिल किया और आपने क्या किया, इसको यहां से यहां पर भेजने के लिए क्या किया, इंटरफेस पे टाइप किया और उसको ओके बटन करते हैं। तो ओके जब करते हैं तो ये तो अभी आपके यूजर फॉर्म में था, यानी जो यूजर को समझ में आ चुके हैं। ये जैसे आप यहां पर दबाओगे तो ये किस में कन्वर्ट होगा भाई, ये क्वेरी के फॉर्म में कन्वर्ट होगा। किस में होगा? क्वेरी में। क्वेरी में कन्वर्ट होगा इस इंटरफेस के बाद, और यहां से ये जो डेटा होगा वो रिक्वेस्ट के लिए जाएगा इस सर्वर पे। सर्वर पे क्या होगा कि उस डेटा को सर्च किया जाता है सेकंड टायर पे या सेकंड लेयर पे, उस डेटा को सर्च किया जाता है। अगर वो डेटा मिल जाता है तो उस डेटा को पुनः इसको लौटा दिया जाता है। ये होता है टू टायर आर्किटेक्चर, सॉरी, ठीक है ना। टू टायर में क्या होता है, क्लाइंट के पास एक इंटरफेस होता है जिसकी मदद से वो डेटा को फिल करता है और फिर क्या करता है, उसको सर्वर को भेजता है। तो सर्वर और इस क्लाइंट और सर्वर के बीच में इंटरफेस जो होता है वो उसको जो भी आपने स्टेटमेंट डाला है, जो भी डिटेल डाली, उसको क्वेरी में कन्वर्ट करता है। क्वेरी मतलब आप जैसे इंसर्ट इनटू, आगे आने वाले वीडियोस के अंदर बताऊंगा आपको क्वेरीज होती है, तो वो क्वेरी में कन्वर्ट होगा, यानी जिसको मशीन समझ सके। ये मशीन है भाई, ये तो मानव है नहीं, तो ये क्वेरी को कन्वर्ट करेगा। क्वेरी इसके पास जाएगी, क्वेरी यहां पर जांच करेगी डेटा को, फिर वो क्वेरी की मदद से डेटा को यहां लाके अपने सामने यूजर के अंदर वापस यूजर फॉर्म में कन्वर्ट करेगा और अपन को दिखा देगा उसकी डिटेल। इसको बोलते हैं टू टायर आर्किटेक्चर, ठीक है। अब इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज जान लीजिए कि एडवांटेज में अगर आपको देखा जाए तो इसके एडवांटेज आप बता सकते हैं कि इसके अंदर लिमिटेड यूजर होते हैं, इसके अंदर मल्टीपल यूजर नहीं है। जैसे मैंने यहां पर दिया 10 हो सकते, 12 हो सकते, ज्यादा नहीं हो सकता है। तो इसके अंदर लिमिटेड यूजर जो है वो बैंक को, उस बैंक के अंदर वो लॉग इन कर रहे हैं, ठीक है ना। जैसे बैंक का कोई व्यक्ति है, अब बैंक के अंदर विड्रॉल करने के लिए कम से कम 3 जने, 2 जने, ज्यादा से ज्यादा 5 जने मान लो ये बैठे हैं, तो एक वर्क को कम से कम व्यक्ति कर रहा है, ज्यादा से ज्यादा व्यक्ति तो नहीं कर रहा है ना। तो लिमिटेड यूजर है, जिससे क्या होता है कि इसके अंदर रेस्पॉन्स भी फास्टली हो जाता है। और अगर इसके अंदर कोई सर्वर के अंदर प्रॉब्लम आ जाती है या इसके अंदर प्रॉब्लम आ जाती है तो उसका मेंटेनेंस भी आसानी हो सकता है। मेंटेनेंस होता है वो आसानी से कर सकते हैं, जो भी मरम्मत कार्य वो आसानी से कर सकते हैं, चाहे मशीन का हो चाहे सॉफ्टवेयर लेवल का हो। तो इसमें मेंटेनेंस भी आसान है, ठीक है, और रेस्पॉन्स टाइम भी इसमें अच्छा रहता है। लेकिन इसके अंदर डिसएडवांटेज क्या है भाई, इसके अंदर डिसएडवांटेज क्या है। मान लीजिए यहां पर पड़ा है आपका डेटा, ये यहां पर आपका डेटा पड़ा है और यहां पर ये यूजर है, जो भी यूजर 1 2 3 जो भी है, ये यहां से डेटा को डायरेक्ट एक्सेस कर रहा है, ये डेटा को डायरेक्ट एक्सेस कर रहा है। तो ये यहां पर क्या हो सकता है कि डेटा के अंदर या तो कोई क्रैशिंग का प्रॉब्लम आ सकता है या उस डेटा को हैक किया जा सकता है, उस डेटा का मिस यूज किया जा सकता है। जैसे भाई ऑथोराइज्ड यूजर है वो तो एक्सेस करा, अगर किसी को और को पता चल गया तो क्या होगा कि वहां पर डेटा को अगर डायरेक्ट एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है तो डेटा के अंदर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी होने के चांसेस हो सकते हैं। तो ये टू टायर आर्किटेक्चर का एडवांटेज और डिसएडवांटेज था। एडवांटेज में आप कह सकते हैं कि आपके पास जो है लिमिटेड यूजर है, जिससे डेटा का जो है आदान प्रदान तेजी से
से हो सकता है, रेस्पॉन्स टाइम अच्छा होता है और इसका मेंटेनेंस जो होता है दोनों का वो आसानी से हो सकता है। और अगर हम यहाँ पर अगर बात करें, जैसे एक एग्जांपल लिए आप एक कोई स्पेशल किसी एक फर्म की या किसी कॉलेज की वेबसाइट है, अगर उसके अंदर कोई कोडिंग प्रॉब्लम आ गई, वो ओपन नहीं हो रहे टाइम पर, जो भी प्रॉब्लम है, तो वो उसका मेंटेनेंस आसान है भाई, आसानी से आप उसके अंदर क्लाइंट में भी चेंजेस कर सकते हो, सर्वर के अंदर भी कर सकते हो। लेकिन जो बड़ी वेबसाइट्स है जैसे लाइक गूगल है, तो इसके सर्वर में, इसके क्लाइंट्स के अंदर पता आपको हर चीज में वो मेंटेनेंस करना बहुत ही बड़ी बात होती है, डिफिकल्ट वे है वो सारा का सारा। तो ये आपके यहां पर होता है। और इसका अगर डिसएडवांटेज है तो आपको पता ही होगा, अगर कोई यूजर डायरेक्टली डेटा के साथ कनेक्ट कर रहा है, ओरिजिनल डेटा के साथ, तो कभी ना कभी उसके अंदर गड़बड़ी हो सकती है, या ये डेटा यहां से यहां आते टाइम इसके अंदर कुछ ना कुछ जो है कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है। तो ये इसके अंदर संभावनाएं हो सकती है, तो ये आपके डिसएडवांटेज के अंदर रखा जा सकता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अब हम 3 टायर आर्किटेक्चर को। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें भाई सभी। चलिए तो अब हम जानते हैं 3 टायर आर्किटेक्चर के बारे में। 2 टायर में क्या है, सिर्फ 2 लेयर्स है, लेकिन 3 टायर में क्या है, 1, 2 और 3 लेयर्स है आपके पास, जिसमें एक लेयर होती है आपके क्लाइंट और दूसरी लेयर होती है आपके एप्लीकेशन की और थर्ड होती है आपके डेटाबेस सर्वर की। अब इसमें क्या डिफरेंस है, देखो भाई आपके 2 टायर में इसमें मेन डिफरेंस क्या होता है कि इसके अंदर क्या होता था आपके 2 टायर में कि क्लाइंट पर ही आपका इंटरफेस होता था, एप्लीकेशन जो होता था वो यहीं पर ही आपके होता था, जहां से आप डायरेक्ट जो है डिटेल फिल करते और यहां से उसको एक्सेप्ट करने की कोशिश करते थे। इसमें क्या है कि इसको अलग अलग डिवाइड कर दिया। इसका मतलब सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ कि क्लाइंट जो है वो डायरेक्टली डेटाबेस से कनेक्ट नहीं हो सकता है। अब कनेक्ट नहीं होगा तो इससे फायदा क्या होगा अपन का, इससे फायदा ये होगा भाई, इससे होगा अपन का डेटा का सिक्योरिटी। क्या होगा, डेटा का सिक्योरिटी बढ़ेगा यहां से, क्योंकि यहां पर ये डायरेक्ट इससे कनेक्ट नहीं हो रहा है, तो फायदा क्या हुआ, यहां पर डेटा यहां से डायरेक्ट एक्सेप्ट नहीं कर सकता है, ना उस तक ये पहुंच सकता है, तो यहां पर अपने डेटा को सिक्योर किया जा सकता है। अब यहां पर क्या है, देखिए कि क्लाइंट जब हम 2 टायर में देखते थे, यहां से ये इंटरफेस होता है, ये क्लाइंट एप्लीकेशन वाला वो यहां पर मिलता था, लेकिन यहां पर क्या है कि यहां पर क्लाइंट जो है, जो भी डेटा को उसको एक्सेस करना है, जो भी डेटा वो इंटरफेस के थ्रू भेजेगा, वो पहले जाएगा एप्लीकेशन पे, फिर यहां से जो क्वेरी में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर फाइनली ये क्या करता है, ये सीधा का सीधा तैयार कर देता है उस क्वेरी को कि इस सर्वर को, पहले देखो 2 टायर को यहां पर एक बार वापस देख लेते हैं, यहां पर थोड़ा सा देखिएगा कि यहां पर ये आपका क्लाइंट है, ये आपका सर्वर है। अब इसमें क्या था कि ये डायरेक्ट इसको क्वेरी करता और यहां से डेटा को एक्सेस करके वापस इसको भेज दिया जाता था। अब इसमें क्या था कि सर्वर जो था, ये जो आपका सर्वर जो है यहां पर, इसमें ये क्या क्या काम करता था, एक तो उस क्वेरी को एक्सेप्ट करता था, फिर उसको यहां पर जो है क्वेरी में कन्वर्ट किया जाता था, सॉरी यहां पर जो स्टेटमेंट आता था उसको क्वेरी में कन्वर्ट करना, फिर उस डेटा को सर्च करना, फिर उस डेटा को वापस सेंड करना, मतलब सारे काम सर्वर ही करता था। लेकिन ये सारे काम अब यहां पर कौन करेगा, एप्लीकेशन सर्वर करेगा। तो एप्लीकेशन सर्वर क्या करता है, जैसे ही हम कोई भी डेटा के लिए रिक्वेस्ट करते हैं तो वो डेटा चला जाता है इस एप्लीकेशन सर्वर के पास। एप्लीकेशन सर्वर क्या करेगा यहां पर कि उसको पहले क्वेरी में कन्वर्ट करेगा और उसने क्या डेटा चाहिए उसको सर्वर से, वो पूरा का पूरा एक क्वेश्चन के रूप में उसको रेडी कर देगा और इसको भेज देगा किसको, सर्वर को। सर्वर ऐसा नहीं करेगा कि अब इस डेटा को ढूंढेगा, वो ये सारा कुछ बता देगा कि आपके सर्वर पर इस लोकेशन पे डेटा है, उसको मुझे वापस चाहिए, तो ये सीधा यहां आते ही डेटा को डायरेक्ट भेज देता है। तो इससे क्या हो गया, रेस्पॉन्स टाइम बढ़ गया, मतलब ये जो रेस्पॉन्स है ना, ये फटाफट देना शुरू हो जाता है यहां पर 3 टायर आर्किटेक्चर के अंदर। अब इसमें क्या है भाई, इसमें 2 टायर में क्या थे, क्लाइंट लिमिटेड थे, लेकिन इसमें क्या होता है, क्लाइंट भी जो है आगे से आगे जुड़ सकते हैं या इसके अंदर मल्टीपल क्लाइंट होते हैं। सबसे बड़ी ध्यान रखना कि 3 टायर आर्किटेक्चर में जो क्लाइंट या मल्टीपल जो यूजर होते हैं वो ज्यादा होते हैं। अब ज्यादा होंगे तो यहां पर एक डिसएडवांटेज ये आ जाता है कि इनका मेंटेनेंस जो है वो महंगा हो जाता है, कॉस्टली हो जाता है और मेंटेनेंस करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि यहां पर अगर यहां पर गड़बड़ी आई तो वो पहले इसमें चेक करेगा फिर इसमें चेक करेगा, अगर इसमें आई तो दोनों को चेक करके इस लेवल पे आने पड़ेगा। लेकिन उसमें जिस लेवल पे है उस लेवल पे डायरेक्ट उसको जांच किया जा सकता है, मेंटेनेंस उसका किया जा सकता है, ईजी था। इसमें ईजी नहीं है, इसमें डिफिकल्ट है, थोड़ा ध्यान रखना। तो ये 3 टायर आर्किटेक्चर है जिसमें क्लाइंट जो डेटा इंटरफेस के माध्यम से भेजता है उसको पहले सर्वर पर प्रोसेस किया जाता है, ठीक है ना, इस एप्लीकेशन सर्वर पर प्रोसेस किया जाता है, इसको बिजनेस लेयर भी कहा जाता है।
और उसके बाद जो ये डेटा प्रोसेस किया गया है उसको क्वेरी में कन्वर्ट कर दिया जाता है इस एप्लीकेशन सर्वर पे, और फिर उसको डेटा को यहां तक भेजा जाता है। और इसका सबसे बड़ा जो एडवांटेज है वो ये है कि इसमें डेटा को सिक्योर रखा जा सकता है ज्यादा, क्योंकि इसमें यूजर जो है वो डायरेक्ट इससे कनेक्ट नहीं होता, वो पहले सर्वर एप्लीकेशन सर्वर के पास जाएगा, फिर यहां से डेटा को वेरीफाई करके इस तक भेजा जाएगा। तो इसमें आपको ये बेनिफिट और ये फायदा मिल जाता है। मतलब आपको 2 टायर याद है तो आप आसानी से 3 टायर को समझ सकते हैं, समझा सकते हैं। ये था साथियों आज का हमारा चैप्टर 2 टायर वर्सेस 3 टायर आर्किटेक्चर के। ठीक है, इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लें भाई सभी। इसके अंदर बेनिफिट आप बता सकते हैं कि इसके अंदर आपको सिक्योरिटी मिलेगी डेटा की, ठीक है, और बेनिफिट आपको इसके डिसएडवांटेज अगर आपको पता हो तो आप ये बता सकते हैं कि इसका जो मेंटेनेंस है वो कॉस्टली हो जाता है और उसका मेंटेनेंस करने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है, और जो भी अगर कोई बग आ गए तो उसको भी ढूंढने में समय लगेगा। ठीक है, और सिंपली से वर्क तो आपको पता चल गया वर्किंग मेथड। यहाँ पर क्लाइंट के ऊपर जो डेटा रिक्वेस्ट करेगा डेटा को, उसको क्वेरी में कन्वर्ट करेगा एप्लीकेशन सर्वर, फिर वो भेजेगा डेटाबेस सर्वर को। डेटाबेस सर्वर क्या करेगा, डायरेक्टली जो डिमांड की गई उस डेटा को यहाँ पर सेंड कर देगा। तो इससे क्या होगा, फास्टली रेस्पॉन्स मिल गया और डेटा भी फटाफट यूजर के पास पहुंच जाता है। ठीक है ना, ये देखो मैंने एरो दोनों साइड में, मतलब डेटा आएगा भी और डेटा जाएगा भी, क्लाइंट और सर्वर दोनों के बीच में ये ट्रांसमिशन चलता रहता है। तो साथियों यहाँ पर अपना आज का ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है, 2 टायर वर्सेस 3 टायर आर्किटेक्चर का। ये आज का वीडियो आप सभी को कैसा लगा है, सभी अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, और नोट्स आपको डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल के अंदर विजिट कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो क्लास आ रही है उसके लिए और एक सभी से रिक्वेस्ट है कि भाई आप हमेशा हमारे चैनल के साथ यूजर को नए जो भी कैंडिडेट है उनको जोड़ते रहें, क्योंकि जिस समय तक हमारे पास बड़ी सब्सक्राइबर की जो टीम नहीं होगी तो तब तक हम जो भी आवाज़ उठाएंगे कंप्यूटर शिक्षक भर्ती के लिए वो कम लोगों तक ही जाएगी। कल भी आपने इसका देख लिया था, हमेशा हमें भुगतना पड़ा। ठीक है ना, आपने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की तो मैंने उसका वीडियो भी बनाया, लेकिन उसका कोई ज़्यादा लोगों तक वो पहुँच नहीं पाया था। तो प्लीज़ आप सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि अभी सब्सक्राइबर इस कंडीशन में जरूरी हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करते रहें और सब्सक्राइबर भी बढ़वाते रहें। ठीक है ना, 10 के फैमिली स्पेशल आप सभी के लिए मैं लेके आ रहा हूँ ई बुक्स इन सभी सब्जेक्ट्स की, जिससे आप आसानी से उसके प्रिंट आउट करके उसकी जो है तैयारी कर सकते हैं। आज की वीडियो कैसी लगी है सभी अपना राय नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, और लास्ट वीडियो या इस पूरी प्लेलिस्ट को देखने के लिए आप आई बटन के ऊपर क्लिक करके देख सकते हैं। इसी के साथ मैं संपत लेड आप सभी से अलविदा ले रहा हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।